तेरा तो एक आने का एतबार नहीं, बातों की कमाई खाने वाला। ये हुनर भी किसी किसी के पास होता है। जुगन आपा चलो घर चलें, ताशफीन का मैसेज आया था 4:30 बजे वो आपको कॉल करेगा। जुगन की नजर फौरन कलाई पे पड़ी। 3:45 हो रहे थे। ताशफीन के आगे कब कुछ याद रहता था। वो उसी पल सारा कुछ वहीं छोड़कर खड़ी हो गई। मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, तब तक आप ये फूल मुकम्मल कर दें। उसने अपने साथ वाली काम करने वाली बाजी को कहा। जूता ठीक करती सीढ़ियों की जानब चल पड़ी। पीछे से कई आवाजें आई। किसी ने कहा चाय तो पी लूं, किसी ने कहा यहाँ बिरयानी रखी है। अब्बास और फारिस को निकाल दो। वो अब्बास का हाथ थामकर निकल आई। अब्बास तो खुश हो गया। घर आए तो हसीब खाना लगा चुका था। मेरा शहजादा भाई आते ही काम को लग गया। सालन बना हुआ था, रोटियां बाजार से ले आया हूँ। सदके जाऊं, बस ये आखिरी 2-4 दिन हैं, इसके बाद हमारी रूटीन नॉर्मल हो जाएगी। दरवाजे पे दस्तक हुई। अब्बास ने दरवाजा खोला। पप्पू एक देजकी उठाए हाजिर हुआ। मामू भाभी ये लें, आपका खाना उधर ही बावर्ची खाने में रखा था, अम्मा ने दिया है कि आपको दे आऊं। फूफो से कहा भी था ऐसा ना करें, अब अच्छा थोड़ी लगता है रोज रोज खाना आपके घर से आए। भाभी जी आपका और हमारा घर दो अलग थोड़ी हैं जो हमारे दरमियान तेरा मेरा हो। अम्मा कह रही हैं शादी तक हर रोज खाना इकट्ठा ही पका करेगा। आपको घर पे अलग से चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं। उनको समझाए ना अब्बू। फारस को अंदर आता देख वो अपनी पहली बात भूलकर अब्बू से बोल, अब्बू ये फारस उधर आंटियों के साथ औरतों की तरह लड़खड़ आया है। अच्छा मैं आपको नजर आया हूँ, वो आंटियां नजर नहीं आई हैं जिन्होंने शर्मीला सा सोना मुंडा देखा नहीं और शुरू हो जाती हैं, बाछे ही वापस नहीं जाती, जानबूझकर छेड़ती हैं। मैं कोई उनका हम उम्र हूँ? आज के दौर में हैंडसम होना भी एक अजाब है। इसी दौरान इतलाई घंटी बजी। फारस पता करने गया। जुगन पप्पू की लाई बिरयानी लेकर किचन में दाखिल हो गई। प्लेटों में निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करने के इरादे से पहली प्लेट रख रही थी। अब फारस ने किचन में आकर एक पैकेट उसकी जानिब बढ़ाया। जुगन ने हाथ बुलाए बगैर पूछा, ये क्या है? कोई आदमी देकर गया है, ये ताशफीन साहब ने भेजा है। उनकी तो कॉल आनी थी, ये तो पकड़े, हो सकता है यही कॉल हो। इसमें क्या है? से हैं। जुगन पूरी मतवज्जा हो गई। पैसे? हाँ, पैकेट से तो लग रहा है काफी भारी रकम है। हाँ, अंदर एक चिट पे लिखा है 4.5 लाख। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई होगी? मैं क्या कह सकता हूँ, ताशफीन खुद ही आकर बताएगा। आप पकड़े तो सही, मैं शावर लेने जा रहा था। मैं इसका क्या करूँ? अब्बू को दे दो। अब्बू संभालने वाली रकम मुझे देते थे, पर चौंका अब आप घर पे मौजूद होती हैं, इसलिए अब से ये आपका जिम्मा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये पैसे किसने दिए होंगे? रिश्वत ली होनी है। फारस ने ये कहकर पैकेट जुगन के हाथ पे रखा और मुस्कुराता हुआ किचन से निकल गया, क्योंकि बाहर हसीब उर्फ शेबी उसको गला फाड़कर बुला रहा था। मरे हुए हाथों से उसने वो पैकेट उठाया और दालों वाले कैबिनेट में बैग के नीचे छुपा दिया। खाना गर्म करके लगाया। अब्बास, फारस, हसीब जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ, खाना लग गया है। अब्बू आपके लिए क्या निकालूं? नहीं बेटी, मैं इस वक्त कुछ नहीं खाऊंगा, रात में दवा लेनी होती है जिससे पहले कुछ खाना जरूरी होता है। खाना रात को ही खाऊंगा, अभी तुम बहन भाई खाओ, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं, नरगस ने बिरयानी खिला दी थी। सी तुम और अब्बास शुरू करो, फारस भी आ रहा है। मैं थकन महसूस कर रही हूँ, थोड़ी देर लेट जाऊं? आपा ये भला कोई पूछने की बात है, आप जाकर आराम करें, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा। नहीं, फिलहाल तो कोई हाजत नहीं। दिमाग में जो बात अटक गई थी मुसलसल वही परेशान किए जा रही थी, मगर थकन की वजह से आकर बेड पे लेटी तो साथ ही नींद ने आ लिया। बशारत हुसैन अपनी महंगी कार की बैक सीट पे पूरे क्रोफर के साथ विराजमान था। आगे ड्राइवर के साथ उसका बॉडीगार्ड मौजूद था और एक गाड़ी उनके पीछे पीछे आ रही थी जिसमें असला बरादर मौजूद थे। बशारत हुसैन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। उस कमीने एसपी को कुत्ते की मौत मरवाऊंगा। उसकी इतनी जुर्रत कि उसने मेरे घर पे छापा मारा, बल्कि पूरा मीडिया ट्रायल किया। अभी मैं खामोश इसलिए हूँ क्योंकि खबर अभी ताज़ा है। तमाम मीडिया का ध्यान उस तरफ है। हल्की सी भी कार्रवाई का सारा इल्जाम हमारी तरफ आना है। मैं इंतजार में हूँ, कुछ अरसा गुजर जाए तब मैं अपना इंतकाम लूंगा। जितनी खफत का सामना मुझे करना पड़ा है उससे कई गुना ज्यादा परेशानी इसके हिस्से में आएगी। उसका ड्राइवर मुतवज्जा करते हुए बोला, सर आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है, मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मतलब तुम्हारे लिए क्या हुक्म है? क्या मेरे मुंह पे दर्ज है कि मैं मुजरिम हूँ? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? आगे पुलिस का नाका है। माफी चाहता हूँ जनाब। माफी का बच्चा। ड्राइवर शर्मिंदा सा होकर दोबारा सामने सड़क की जानब मुतवज्जा हुआ। तमाम गुजरने वाली गाड़ियों को कार्रवाई के लिए रोका जाता, ड्राइवर से कागजात देखने के बाद आगे जाने दिया जाता।
मगर जैसे ही बशारत हुसैन की गाड़ी आई, न जाने कैसे उसकी पिछली गाड़ी के सामने एक पुलिस मोबाइल आन रुकी, जो यकीनन एक साइड पे पार्क थी। टाइमिंग देखकर उसकी पोजीशन बदली गई थी। पिछली कार को सिविल वर्दी वाले एहलकार मक्खियों की तरह घेर चारों असला बरादर के साथ हथियार छीनकर उनको पुलिस मोबाइल में भरकर इसी वक्त वहां से ले गए। दो एहलकारों ने बशारत हुसैन को गिरेबान से पकड़कर गाड़ी से निकाला था। इस दौरान वो बाआवाज बुलंद गालियां बक रहा था। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मुझे क्यों मेरी गाड़ी से यूं जानवरों की तरह खींचकर निकाल रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं अपने वकील से राब्ता करना चाहता हूँ, ये मेरा हक है। तुम लोग कौन हो? बशारत हुसैन, शारख के कत्ल के इल्जाम में तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं। तुम अपने दफा में इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। जो कहना चाहो अदालत में जब जज के सामने बोलना। कौन शाहरुख? मैं किसी शाहरुख को नहीं जानता। ये मेरे खिलाफ सरासर साजिश की गई है। मुझे बताया जाए इस सब के पीछे कौन है। तब ही उसकी नजर ताशफीन पे पड़ी तो मुंह का जायका तक बदल गया। खुला चैलेंज देते हुए बोला, तुम लोगों की आने वाली नस्लें भी पछताएंगी। किस आदमी से दुश्मनी पाली थी? एसपी ताशफीन इसरार, मैं इस सारी गुंडागर्दी की तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। बशारत हुसैन, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मेरी तुम्हारे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने काम के साथ अपनी आवाम के हकूक के लिए इतना मुखलिस हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारे पीछे पड़ गया हूँ, तो 2 सेकंड के लिए रुककर सोचना जरूर कि अगर किसी जाती बुनियाद पर तुम्हारा मुझसे वास्ता पड़ गया तो तब मैं किस हद तक जाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो शौक पालो जिसे हजम कर सको। इसको ले जाओ। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा एसपी। तू तड़प तड़प कर मौत मांगेगा, तब भी फरिश्ते तुझे लेने नहीं आएंगे। तू मेरा खुदा नहीं है बशारत हुसैन। मेरा मालक वो ऊपर वाले अर्श का मालक है और मांगता मैं फकत उसकी जात से हूँ। इशारत बकता रहा। ताशफीन ऐसे बन गया जैसे कान में रुई डाली हो। सब सुनते हुए भी कोई रद्दे अमल ना दिखाया। बाकी अफराद को एहलकार ले गए, मगर बशारत हुसैन को ताशफीन खुद अपनी निगरानी में अलग गाड़ी में लेकर गया। 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से तमाम लोग गायब हो गए। किसी को कानो कान खबर भी ना हुई कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। जाकर अंदर बताओ कि ताशफीन आया है। उसने गाड़ी गैराज में रोकी मगर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। चौकीदार ने उसको देखते ही गेट वा कर दिया था, जिससे वो गाड़ी अंदर ले आया था। मगर फिर भी वो गाड़ी से निकलने से पहले हारिस की घर पे मौजूदगी की तस्दीक कर लेना चाहता था। मुलाजिम के हाथ पैगाम भेजकर इंतजार कर रहा था, तभी गेट पे हारन हुई। चौकीदार ने एक दफा फिर गेट चौपट खोला। दूसरी गाड़ी से निकलते चेहरों को देखकर वो ये बड़ी सी मुस्कुराहट समेत अपनी सीट छोड़कर बाहर आया। हारिस की बेटी माहा उसको देखते ही जैसे खिल उठी, बड़े चाचू का नारा मारती उसकी तरफ भागी। ताशफीन ने माहा के लिए बाजू फैलाए और उसको थामकर अपने साथ भेंचा। बड़े चाचू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आप वाकई आए हो? क्या दादा जान भी आए हैं? क्या अब्बास चाचू भी आए हैं? एक सांस में इतने सवाल। ताशफीन ने उसकी पेशानी पे बोसा देते हुए कहा, बताए ना, और कौन कौन आया है? शहरी देखो तो कौन आया है? 2 साला शहरियार अपनी गौरंस की उंगली थामे जांचती नजरों से ताशफीन को देख रहा था। शहरी, कम ऑन, आकर मिलो, ये बड़े चाचू हैं, वही जो हर दफा हमारे लिए इतने सारे तोहफे लेकर आते हैं। शहरी फिर भी कोई खास मुतासर नजर न आया। चाचू, इसको रहने दे, आप मेरे साथ अंदर चले। 7 साल माहा उसकी उंगली थामकर उसको अंदर की जानब खींच रही थी। मुलाजमा के बजाय अपनी भाभी को आता देख ताशफीन वहीं रुक गई। आते ही वो कड़कदार आवाज में बोली, माहा, शहरियार, तुम लोग अंदर जाओ। सदफ, आप बच्चों को यहाँ से ले जाए। गौरंस ने फौरी तौर पर हुक्म की बजावरी करते हुए बच्चों को वहाँ से हटाना चाहा। शहरियार तो इसी तरह उसकी उंगली थामे चल पड़ा, मगर माहा ने इनकार करते हुए कहा, मम्मी, कैन आई प्ले विद बड़े चाचू? माहा, तुम्हारा होमवर्क का वक्त है, जाकर अपना होमवर्क खत्म करो। बट मम्मी, आई ऑलरेडी फिनिश माई होमवर्क। आशफीन के लबों पे मजरूह सी मुस्कुराहट आई। गहरी सांस खींचते हुए माहा के सामने पंजों के बल बैठा। बेटा, आप अपनी मम्मी की बात माना करो। दरअसल इस वक्त जल्दी में हूँ। जब आप अपने बाबा के साथ हमारे घर आओगी तब खूब खेलेंगे। चाचू, मम्मी कहती हैं कि जस्ट शट अप माहा एंड गो विद सदफ। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, अपने घर की बातें गैरों के सामने नहीं कर। मम्मी, चाचू तो गैर नहीं, ही इज माई बाबाज ब्रदर। माहा, आप जाओ, मुझे आपकी मम्मी से जरूरी बात करनी है। फिर आप अंदर आएंगी? इस दफा तो नहीं, मगर अगली दफा जरूर आऊंगा। माहा ने एक दफा माँ की धमकी देते चेहरे को देखा और मुंह लटकाकर सदफ के साथ चली गई।
बाय चाचू, टेल दादा जान एंड एवरीवन आई लव देम। ये तीर ताशफीन के सीने में लगा था। उसने शहरयार को भी प्यार किया और नफरत से भरपूर नजर से इल्मास को नवाजा। बच्चे नजरों से दूर हुए तो वो बोला, अपने शोहर को भेजो, मैं उससे मिलने आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है ताशफीन इसरार, मैं तुमसे बात करने को मरी जा रही थी? जो हारस की बजाय खुद बाहर आई हूँ। मैं 101 अहम काम छोड़कर तुम 2 टके के इंसान को ये बताने आई हूँ कि हारस घर पे नहीं है। ताशफीन के माथे पे शिकनों का जाल उभरा। मैं 2 दफा उसके ऑफिस कॉल कर चुका हूँ, वो वहाँ नहीं जा रहा, उसका मोबाइल भी बंद है। इल्मास साहिबा, हारस कहाँ है? तुम्हें तो बात करने की तमीज तक नहीं। न जाने वो कौन सी मनूस गड़ी थी जब मैंने अपनी लाडों पली बहन की किस्मत तुमसे फोड़ने का सोचा था। आज तुम्हें देखकर पहला ख्याल यही आया कि तुम किसी तरह भी जुगन के काबिल थे ही नहीं। मैंने अपने भाई के बारे में सवाल पूछा है, वो इस वक्त कहाँ है? बाकी के सबक मुझे किसी और वक्त सुना लेना। वो अपनी बिजनेस डील के सिलसिले में दुबई गया है। कब गया था? 3 दिन पहले। वापस कब आ रहा है? जब उसका जी चाहेगा। तुम्हें उससे क्या काम है? ओ 1 मिनट, पैसे चाहिए हैं? कितने की जरूरत है? मैं चेक काट देती हूँ। ताशफीन दूसरी जानब देखते हुए बड़े तहम्मुल भरे अंदाज में बोला, मैं आज तक एक बात समझ नहीं सका हूँ, तुम्हें आखिर इतना गुरूर किस बात का है? उस दौलत का जो तुम्हारे बाप की है, उस बिजनेस का जो तुम्हारे शोहर का है, उस हुस्न का जो अल्लाह की देन। अक्लमंद लोग दूसरों की दी अनायात पे इतराते नहीं बल्कि शुक्रगुजार होते हैं। चलो, किसी की खातर अल्लाह ने हमारे ऐब छुपा रखे हैं। तुम मेरे भाई की बीवी हो, इसलिए ये रिश्ता मेरे लिए इज्जत के काबिल है, मगर तुम्हारे इखलाक इतना घटिया है, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे खानदान का हिस्सा हो। इंसान के पास सिर्फ एक इखलाक ही होता है और तुम्हारे पास वो भी बिल्कुल नहीं है। आइंदा जुगन के और मेरे मुतल्लक पे जुबान दराजी मत करना, बड़ी बुरी तरह पेश आऊंगा। गेट आउट माई हाउस ब्लडी चीपस्टर, तुम्हारी औकात क्या है? मेरा शोहर तुम्हारी फीस भरता रहा, अगर ना देता पैसा तो देखती तुम कैसे डिग्रियां लेकर आज हमारे बराबर खड़े होते। मैं ऐसी कमतर सोच का मालिक नहीं हूँ। किसी की बराबरी की कोशिश भी वो करे जिसको अपने असल से कोई एहसास कमतरी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिडिल क्लास होने पे फख्र है। बाकी तुमसे जो होता है कर लो। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अल्मास को उसका तहम्मुल जहर की तरह डस रहा था। उसके बस में होता तो ताशफीन अपनी टांगों पे चलकर वापस न जा पाता। जा रहे हो तो जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरी बहन के लिए बड़े ऊंचे घर का रिश्ता आया हुआ है, बहुत जल्द तुम्हें उसकी तरफ से तलाक के पेपर मिल जाएंगे। ताशफीन का कहका काफी बुलंद था। तुम ये गेम हार गई हो। मेरी बीवी कभी भी मुझसे अलैदगी इख्तियार नहीं करेगी। जितने मर्जी बड़े घर का रिश्ता ले आओ, वो थूके बिग्गी भी नहीं। उसको मेरे मोहल्ले की छोटी छोटी तंग गलियों में रहते ख्वामखा फ्री होने वाले लोगों से बड़ी मोहब्बत है। वो उनके दरमियान यूं मगन होकर रह रही है जैसे सदा से उन्हीं का हिस्सा हो। जुगन ताशफीन की बीवी है, जिसको सारी दुनिया के मर्दों में सिर्फ एक ताशफीन इसरार नामी शख्स से मोहब्बत है। तुम्हारी अहमियत मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी में फकत इतनी सी है कि आज तुमने बात छेड़ी तो मैंने जिक्र कर दिया, वरना जुगन तो अब भी तुम्हें ना बताती कि वो मेरे घर पे रह रही है। और ये बात तुम मत भूलना। अल्मास के चेहरे पे बड़े बड़े अल्फाज में दर्ज था कि उसको बहुत बड़ा शॉक पहुंचा है। ताशफीन तो चला गया, मगर अल्मास के गिर्द एक आग जल उठी थी। वो जैसे कांटों पे चलती हुई अंदर आई थी। कांपते हाथों से उसने कार्डलेस उठाकर अपने बाप का नंबर मिलाया। डैडी, क्या आपको इल्म है हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? अल्मास, क्या हुआ है? डैडी, जुगन ने हमारी नाक कटवा दी है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो हमें बताए बगैर जाकर उस कमतर इंसान का घर बसा रही है, जिससे बेहतर हमारे मुलाजिम हैं। कम अज कम वो ये तो जानते हैं अपने मुकाम में रहकर बड़े आदमी से कैसे बात करनी है। अल्मास, काम डाउन, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं जिस पर तुम यूं हाइपर होकर अपना मूड खराब करो। इन्होंने अपनी बेटी को ठंडा करना चाहा, मगर वो इस मुकाम से बहुत आगे आ गई थी। डैडी, क्या आप भी पहले से जानते थे? वो एक दफा जाना चाहती थी, उसने अपने बॉस से मशुरे पे ये फैसला किया था। डैडी, मुझे लगता है जैसे मेरी तो आपके लिए कोई अहमियत ही नहीं। मेरी बहन ने ही मुझे मक्खन से बाल की तरह निकालकर एक तरफ कर दिया। वो ताशफीन मेरे मुंह पे थप्पड़ मार गया कि तुम्हारी बहन तो मेरे घर पे है, हमारी क्या इज्जत बची है? डैडी, वो जुगन को छोड़ कर गया था। जुगन उसको छोड़कर नहीं आई थी जो यूं चुपके से उसके पीछे चल पड़ती। क्या उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है?
کیا جگن کے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ وہ کمزور انسان سدا مجھے تانے دے گا، تمہاری بہن سے رہا نہیں گیا، اتنی بے عزتی کے بعد خود ہی شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ کاش ڈیڈی، کاش آپ کی چھوٹی بیٹی کو نام کی ہی عقل ہوتی، نہ وہ یہ کرتی، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوسائٹی ہماری کتنی سب کی ہو، آپ اس کو فون کریں اور ابھی کے ابھی گھر واپس آئے۔ یہ شخص کسی بھی طرح جگن کے لائق نہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ڈیڈی، ہمیں جگن کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا جگن نے یہ کیوں کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی طرح تاشفین نے ہی اس کو اپنے گھر میں آنے کے لیے پریشرائز کیا ہو۔ الماس بیٹی، تم زیادہ سٹریس مت لو، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، آخری فیصلہ لینے سے پہلے وہ ایک دفعہ تاشفین کو آزمانا چاہتی تھی، اس کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاؤں گی، کیا ہم مر گئے تھے پوچھ نہیں سکتی تھی؟ الماس نے دل کی بڑاس نکال کر فون تو بند کر دیا، مگر اس کا سکون بحال نہیں ہوا تھا، اس کو ہر حال میں جگن کو وہاں سے نکالنا تھا۔ الماس کو تو سوچ سوچ کر ہی گھن آ رہی تھی، آخر جگن وہاں پہ رہ کیسے رہی ہے؟ کیا تم اس قافلے کا حصہ تھے جس میں 5 پولیس کی گاڑیاں بشارت حسین کو پکڑنے میں استعمال ہوئی ہیں؟ کوئی شک؟ آپ کا بیٹا سب سے آگے تھا، کیا تم سائیڈ پہ رہ کر یہ ساری کاروائیاں نہیں کروا سکتے؟ آپ بہو سسر مجھے بزدل بنا کر ہی راضی ہیں، پر خوردار مسلط بھی کسی چیز کا نام ہے، میں ایسے کیسز میں ہر مسلط بلائے طاق رکھتا، کیا اس کو سزا بھی ہوگی یا کچھ دن جیل کاٹ کر باہر آ جائے گا؟ FIR ٹھیک کٹی ہوئی ہے، اس کے خلاف گواہ موجود ہیں، انشاءاللہ لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا۔ مگر میڈیا پہ بشارت حسین کے بھائی اور بیٹوں کا کہنا ہے کہ تاشفین نے نہ جانے بشارت حسین کے ساتھ کیا بیر پالا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ جی کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، ان کو ان کا کام کرنے دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا اتنے دن گھر نہ آنے کی وجہ یہ کیس ہے؟ ہاں جی، مجھے اس کے وارنٹ نکلوانے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا تھا، اس کے نمائندوں کو بنک بھی پڑ جاتی، انہوں نے اس کو الرٹ کر دینا تھا، اور اس کا کیا ہے، ملک سے باہر نکل جاتا۔ اللہ کا شکر ہے یہ ہماری حراست میں آیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ نرگس کی شادی میں چند دن رہ گئے ہیں، سغرا کی طرف چکر لگا لو، پوچھنا ہمارے لائق کیا خدمت ہے؟ جی ضرور پوچھتا ہوں، انہوں نے منع کر دینا ہے، میرا خیال ہے آپ پھوپھی کو کیش دے دیں، آگے جو ان کی مرضی، جگن بیٹی سے مشورہ کر لوں گا، جیسے وہ کہے گی ویسے کر لیں گے۔ ابھی نے نرگس کو 3 جوڑے دلوائے ہیں، پپو کی بری میں 2 جوڑے دیے ہیں۔ حسیب بظاہر کتاب پہ جھکا ہوا تھا، مگر معلومات دے دے۔ فین نے صوفے کی بیک پہ سر رکھ کر آنکھیں مودی ہوئی تھی، پہلے سر اٹھا کر پھر نیم و آنکھوں سے چھوٹے بھائی کو دیکھ، حسیب یار 1 کپ چائے تو پلا دو۔ اچھا بھائی، خالی چائے یا ساتھ کچھ لاؤں؟ نہیں یار خالی چائے ہی لے آؤ۔ یاد آیا ابو آج اسد کے بیٹے کی سالگرہ ہے، میں خاص اسی لیے آج گھر آیا ہوں، اس کی خاص تقید ہے آپ سب شامل ہوں۔ تاشفین کی بات پہ چاروں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، سب سے پہلے اسرار احمد بولے، میں تو نہیں جا رہا، البتہ تم لوگ ضرور چلے جاؤ۔ حسیب کچن کا رخ کرتے ہوئے گویا ہوا، میری کل اہم اسائنمنٹ جمع ہونی ہے جس پہ ابھی بہت کام ہونے والا ہے، لہٰذا میری طرف سے اسد بھائی کو معذرت کر لیجیے گا۔ تاشفین نے فارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پہ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آج میرے پپو کی ڈول کی رکھی جانی ہے، میرے علاوہ وہاں ٹپے گانے والا اور کون ہے، اس لیے اپن تو ادھر ہی جائے گا۔ پکی بات ہے پپو کی ہی ڈول کی بجانے جانا ہے۔ تاشفین کے سوال سے زیادہ مسکراتی نظروں نے فارس کو پتنگے لگائے تھے۔ OSP صاحب یہ مشکوک نظریں گھر سے باہر چھوڑ کر آیا کرو، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ تاشفین کا کہکا جاندار تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو شریف ہی رہ، ورنہ مجھے تو تم جانتے ہو۔ ہاں جی حضور، کیسے بھول سکتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ جان بوجھ کر بہانے بنا رہے ہیں تاکہ سالگرہ پہ میرے ساتھ نہ جانا پڑے، اور اب دیکھنا یہ کہ جس کے لیے آپ لوگ یہ سارا ماحول بنا رہے ہیں وہ بھی جاتی ہے یا اس کو بھی عین وقت پہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ اسرار احمد دھیمے سے مسکرائے، سیو چائے لاؤ، میں جب تک شاور لے لوں، نیند تو بہت آ رہی ہے، مگر سو گیا تو فنکشن مس ہو جائے گا، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ضرور آؤں گا۔ فین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، عباس منہ بسورتے ہوئے بولا،
मुझसे तो बड़े भाई ने पूछा ही नहीं है। मोटे तू मेरे साथ ढोलकी बजाएगा, मुझे सालगिरह पे जाना है, वहाँ केक मिलेगा। मर जा पेटू इंसान, मैं तुझे खुशाब बेकरी से 3 पाउंड वाला केक ला देता हूँ, खाते रहना जब तक दिल न भर जाए, और जो फिर भी बच जाए उसको पेट पे बांध लेना। तुझी देख ले, ये हसीब सुंडी फिर से मुझे तंग कर रहा है। हाँ तो तुम मत शोदे लोगों जैसी बातें किया करो। केक खाने जाना है जैसे तुमने जिंदगी में पहले कभी केक नहीं देखा। हसीब ने एक दफा फिर उसको चुप करवा दिया, जिसपे उसने एहतजाज किया। मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। क्या ना बोलूं? क्या मैंने क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना कि एक मियाँ बीवी को अकेले किसी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा था? तो हसीब इसरार, तुमने कबाब के साथ हड्डी को क्यों जाने दिया? बताओ क्या जवाब दूंगा? अच्छा तो इसलिए आपने और अब्बू ने जाने से मना किया, तो मुझे भी बता देते। काश कभी तुम अपनी खोपड़ी में रखे गुद्दे को भी इस्तेमाल में ले आया करो। वैसे तो जुग्गन आपा के बड़े चहेते बनते हो। वो तो मैं हूँ, ये पहाड़ सा मुंह और मसूर की दाल। फारस भाई चने की दाल बोल लिया करो, क्योंकि मुझे मसूर की दाल इतनी खास पसंद नहीं है। क्या मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम चला रहा हूँ? फिर आज ढोलकी पे कौन कौन सा गीत सुना रहे? लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला। हाल में हंसी के फव्वारे छूट गए। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में उसने जुग्गन के वजूद को महसूस किया और उसके चेहरे पे झुका। जुग्गन की आंखें अभी तक बंद थी, मगर वो खुशबू से जान गई थी कि ताशफीन कमरे में मौजूद है। वो अपनी नाक उसके गाल पे रगड़ते हुए कह रहा था, मैं पिछले आधे घंटे से बाहर बैठा इंतजार कर रहा हूँ। अब उठती हो, अब उठती हो, मगर तुम्हारी नींद है कि पूरी होने का नाम नहीं ले रही। उसने हैरानी से पूछा, क्या बाहर अंधेरा हो चुका है? बाहर तो अंधेरा है, मगर मुझे तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। ताशफीन का खुशगवार मूड देखकर जुगन के दिमाग पे हथौड़े की तरह मैं अंदर से मर सी गई हूँ, और उसको बाहर हरी हरी सूझ रही हैं। दोगला पहलू बदलते हुए जताया, हाँ जब इंसान मसनूई रोशनियों का आदी हो तो उसको क्या फर्क पड़ता है रोशनी असली है या नहीं? उसको तो बस रोशनी ही नजर आती है, चाहे वो बाहर नजर आने वाली रोशनी अंदर निगल जाने वाला अंधेरा ही क्यों ना हो। हाँ वाह, क्या फलसफा कहा। कहाँ जा रही हो? 5 बजे की सोई हुई हूँ, अब बाहर देखने जा रही हूँ, दुनिया वैसी ही है या बदल गई? बेड से निकलते ही सबसे पहले उसने बत्ती जला। कमरा रोशनी में नहा गया और सबसे पहले खूबसूरत मंजर बेड पे लेटा ताशफीन का वजूद था। वो कितने पल आंखें झपके बगैर उसको देखे गए। दूसरी तरफ वो आंखों में दिल लिए उसके सरापे की बलाएं ले रहा था। आपका आप पहले से बड़ा हो गया था, जिसे ज्यादा वक्त पोनी में कैद करके रखती थी, फिर भी हल्की सुर्ख लटें शरारत से बाज ना आती। उसके चेहरे को हाले में लिए रखती, हल्के सब्ज और स्किन इम्तजाज का कुर्ता ट्राउजर में सीधी तिल में उतर रही थी। उसका दुपट्टा ताशफीन के नीचे था, जिसे खींचकर निकालना चाहा, वो बरवक्त ना उठता तो यकीनन दुपट्टे का काम तमाम हो चुका था। मुझे लगता है जैसे तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई, पर मजबूरी थी इसलिए तुम्हें उठा दिया। तैयार हो जाओ, हम एक बच्चे की सालगिरह पे जा रहे हैं। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं शावर ले लूं। इतना कहकर वॉशरूम में बंद हो गया। वो कुछ मिनट वहाँ खड़ी होकर खुद से लड़ती रही, नहीं दूंगी मैं उसको कपड़े, खुद निकाल ले, क्या मैं नौकर लगी हुई हूँ? साथ साथ कपड़े भी निकाल रही थी। पहले शलवार सूट वाला हैंगर निकाला, फिर नीले ट्राउजर पे नजर पड़ी तो सोचा ये ठीक रहेगा। या वो हैंगर यूं ही हाथ में लिए वॉशरूम के दरवाजे की जानिब पलटी और ताशफीन को अपनी जानिब देखता पा वहीं रुक गई। वो पूछना ये था, शलवार सूट दूं या ट्राउजर? शुमाइला बाजी को कई दफा कहते सुना है, जब हमजा बहुत रो रहा होता है वो कहती हैं, कच्ची नींद से उठा है इसलिए मूड ठीक नहीं है। अभी तुम्हें देखकर लग रहा है ये मिथ ठीक ही है, तुम अभी तक नींद में हो, तुम वापस सो जाओ। बहुत देर नींद में रही हो, मगर अब नहीं, अब जाग गई हूँ। कौन से कपड़े लेने हैं? ताशफीन का जवाब दरवाजे पे होने वाली दस्तक ने रोक दी। भाई चाय बन गई है। हसीब की आवाज में उसने जवाब दिया, अंदर आओ। हसीब अंदर आ गया, हाथ में छोटी प्लेट थाम रखी थी जिसपे चाय का बाप उड़ाता कप धरा था। ये चाय जुग्गन को दे दो, इस वक्त मुझसे ज्यादा उसको चाय की जरूरत है। भी 2 कप चाय। हसीब जो कहने जा रहा था दरमियान में ही रह गया, क्योंकि जुग्गन ने हाथ में पकड़ा हैंगर ताशफीन के बाजू पे रखा और हसीब के हाथ से चाय का कप पकड़कर बेड पे टांगे ऊपर करके बैठकर एक बड़ा सा सिप लेने जा रही थी, जब ताशफीन ने फुर्ती से आगे बढ़कर कप उसके लबों से दूर कर, बाप बता रही है चाय अभी बहुत गर्म है, लब जल जाते। यहाँ दिल जलकर खाक हुआ पड़ा है, साहब को लबों की पड़ी है। वो सीने पे हाथ बांधे उसको यब तक देखे जा रहा था
बुड़बुड़ाहट में सिर्फ होंठ हिलते देखे, मगर लफ्जों की समझ दोनों भाइयों को नहीं आई। हसीब बेचारा एक दफा भाई को देखता, फिर भाभी पे निगाह डालता, जो कप हाथ में लिए संजीदा चेहरे के साथ फर्श पे अनलिखी तहरीर पढ़ रही थी। हसीब, जाओ जी। अच्छा, क्या चाय का एक और कप लाऊं? नहीं, रहने दो। हसीब ने फट कमरे की कैद से निकलकर लंबी सांस खींची। लगता है लड़ाई का माहौल बन रहा है, मगर आपा को हुआ क्या है? जुगन, क्या बात है? ताशफीन ने ना सिर्फ चेहरे पे नरमी थी, बल्कि आवाज भी बला की नरम। मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? कहाँ? किसको? यहाँ इस घर में, और तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हट्टी कट्टी तो बैठी हूँ। हाँ, बैठी हुई नजर आ रही हो, पर तुम्हारा मूड ठीक नहीं, तुम्हारा रवैया नॉर्मल नहीं, उसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। क्या हुआ मेरे रवैये को? आखिर मैंने एसपी साहब को कौन सा तीर मार दिया? मेरा नाम ताशफीन है, जैसे मैं जानती नहीं हूँ, फिर एसपी कहकर क्यों बात की? मेरी मर्जी। क्या मेरा घर आना अच्छा नहीं लगा? आपका अपना घर है, आए जाएं, मुझे क्या तकलीफ? जुगन, मेरी तरफ देखकर बात करो, ये शक्ल जिंदगी भर नहीं देखना चाहती हूँ। ताशफीन थम गया। ये तो क्लियर हो गया कि कोई ना कोई बात हुई है, और बुझन बजाई खेलने का वक्त है ना मूड। जल्दी बोलो, क्या हुआ? एकदम से तो मैं दिल से उतर नहीं सकता। उतर गए हो? कुछ लम्हात वो उसको देखता रहा, जो मुसलसल चाय को घूरे जा रही थी। मैं नहीं मानता। पहले ये बताओ, इस तब्दीली की वजह क्या बनी? जब इंसान के करतूत ऐसे हों तो वहाँ और क्या उम्मीद की जा सकती है? किसके करतूत? मेरे? नहीं नहीं, आप तो दूध के दूल्हे हैं। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। तुम मुझे कुछ बता रही हो, या मैं बाहर जाकर घर के दूसरे अफराद से पूछूं? मेरे पास बताने वाली कोई वजह नहीं। मुझे डैडी की याद आ रही है। मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तुम अपनी फैमिली के लिए उदास हो। चलो तैयार हो जाओ, मैं ले जाता हूँ। कितने दिन रुकना चाहती हो? बड़े खुश हुए हो ना कि चलो सर पे आकर सवार हो गई थी, अब जा रही है, जान छूट जाएगी। मुझे भी कोई शौक नहीं एक मक्कार इंसान के साथ एक छत के नीचे जिंदगी बसर करने का। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? क्या ओल फोल बोले जा रही हो? हाँ, मेरा दिमाग चल गया है। मैं तुम्हें क्या समझी और क्या निकला? बीवी से पैसे लेते वक्त अनाव खुददारी आड़े आती है, और लोगों से रिश्वत के नाम पे हराम लेते वक्त शर्म तक नहीं आती। ताशफीन की कनपटी की नस मुसलसल थरक रही थी। अपने अंदर उठते अबाल को कंट्रोल करने के लिए गहरे सांस भरकर तहम्मुल से गोया हुआ। पिछले एक हफ्ते से मुझ पर काम का बहुत स्ट्रेस रहा है। कितने दिनों के बाद आज घर आया हूँ। तुम्हें कोई एहसास है? इस वक्त मुझे थकावट भी है, और किसी से वादा करके आया हूँ कि उसके बेटे की सालगिरह की तकरीब में शामिल होऊंगा। तुम्हारी किसी बात का मुझे ना सर समझ आ रहा है, ना पैर। आसान लफ्जों में अगर बता सकती हो तो एहसान करो। मैंने क्या जुल्म किया है? तुमने मेरा एतमाद तोड़ा। मुझे तुम पे बहुत मान था। लोग जो कहते हैं तुम बहुत ईमानदार और इंसाफ पसंद अफसर हो, सब झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है कि तुम भी हजारों पुलिस वालों की तरह आम से छोटे किरदार के आदमी हो। वो तुमसे बेहतर है, कम से कम अपने ऐप छुपाते नहीं हैं। रिश्वत लेते हैं तो सरेआम लेते हैं, 1-2 हजार या चंद सौ लेकर बदनाम होते हैं। तुमने उस दिन सच कहा था, बड़ी मछलियाँ ज्यादा खतरनाक हैं जो लाखों खाते हैं और जहर भी नहीं करते। ताशफीन की हिम्मत जवाब दे रही थी, क्या मैंने रिश्वत ली है तो क्या नहीं ली? मेरी तरफ देखकर बात करो। जुगन ने कप साइड मेज पर रख दिया, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ। अगर ये नहीं चाहती कि मैं इस वक्त कुछ भी उल्टा कर दूं, तो मेरी तरफ देखकर जवाब दो। किसने कहा मैंने रिश्वत ली है? ताशफीन की आवाज में गुस्से की ज्यादती ने उसको सर उठाने देखने पर मजबूर कर। वो दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे एकदम संजीदा खड़ा खतरनाक लग रहा था। पलकों की बाढ़ उठी और ताशफीन ने अपने दिल को झड़क कर खामोश करवा। डबडबाई सुर्ख होती आंखें, जिनमें शिकवा ही शिकवा था। अगर रिश्वत नहीं ली तो आज जो आदमी रकम देकर गया था वो क्या है? तुम्हारे तो माली हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे थे ना, अब एकदम से 4 लाख कहाँ से आ गया? ताशफीन का जी चाहा सर पीट ले। इतनी सी बात पर तुमने ये सारा फसाद पैदा किया है। तुम्हारे लिए तो ये इतनी सी बात होगी, मगर मेरे लिए नहीं है। क्या तुम सोई हुई थी जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने असद के हवाले से बैंक से कर्जा निकलवाया है? 2-3 सेकंड लगे, मगर जुगन ने जब सारी बात समझ ली तो जी चाहा चुल्लू भर पानी हो और बस वो हो।